हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के समक्ष क्वेश्चन आंसर सीरीज का जो है दूसरा पार्ट लेकर के आ गया हूँ। यह क्वेश्चन आंसर का वीडियो 10वीं कक्षा के हिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर है। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इट मीन्स द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज के 3 और 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनते हैं उसी सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। तो अगर आप पार्ट 1 देखे होंगे तो ये बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरह से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। आगे आते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन आंसर पर सीधे आ जाते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को देख लें ताकि आप एक बेहतर क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए सीख सकें। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि बाल्कन जो क्षेत्र है या बाल्कन में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। बाल्कन एक क्षेत्र का नाम है। आज अगर आप देखें विश्व के मानचित्र में तो विश्व के मानचित्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूरोप का भाग है। यहाँ पर जो मानचित्र आपको छोटा सा दिख रहा है ये यूरोप का मानचित्र है और उस यूरोप के भाग में जो लाल रंग का आपको क्षेत्र दिख रहा है, अगर वर्तमान में अगर आप देखेंगे रोमानिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, अल्बेनिया, बुल्गारिया यहाँ पर है, ठीक है, स्लोवेनिया, ये सारे वो देश हैं जो उस समय बाल्कन क्षेत्र में आते थे, परंतु वर्तमान में इनका नामकरण बदल चुका है, ये टूट चुके हैं अलग अलग देशों में। तो आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था और यहाँ राष्ट्रवादी तनाव किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, ये हम लोग का इस प्रश्न में पूछा गया है। तो वहाँ पर बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव पनपने के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहले आप देखिए बाल्कन जो था वहाँ पर जो नागरिक थे वह ईसाई धर्म के थे, यानी ईसाई थे, परंतु तुर्की मुसलमान जिनके अधीन यह देश था उन पर मनमने प्रकार के अत्याचार करते थे और कोई भी नागरिक अत्याचार नहीं सहन कर सकता है, इसीलिए वहां पर राष्ट्रवादी तनाव पनपने लगा। 19वीं शताब्दी की बात है। 19वीं शताब्दी में तुर्की का साम्राज्य जो था वह काफी शिथिल हो गया था, आप समझ सकते हैं फेल हो गया था, बहुत ज्यादा समस्याएं हो गई थी, जिसके चलते ये जो तुर्की साम्राज्य है इसको यूरोप का बीमार कहा जाने लगा था। इसलिए तुर्की के इस कमजोरी का बाल्कन राज्यों के लोगों ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया और ये जो कमजोर हो गए थे इसी का फायदा उठा करके बाल्कन राज्य यानी कि बाल्कन क्षेत्र में जो भी लोग रहते थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के जो युद्ध थे उससे राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला था, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी और ये जो राष्ट्रवाद की भावना जब लोगों में बढ़ने लगा तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना और तेजी से हो गई, जिसके चलते बाल्कन राज्य के जो क्षेत्र थे उन्होंने स्वतंत्रता की मांग कर दी और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष छेड़ दिया और इन्हीं सब कारणों से बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव पनपने लगा था। दो अन्य और महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार से हैं कि बाल्कन क्षेत्र में यूरोप के अनेक देश अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। इस तरह से आप समझिए कि बाल्कन क्षेत्र जो था वहां पर बहुत ज्यादा उलझन उत्पन्न हो गया था, वहां पर राष्ट्रवादी तनाव पनप रहा था और जो यूरोप के देश थे वे सोच रहे थे कि किसी तरह से कल के बाल्कन का कोई एक क्षेत्र अपने हिस्से में हासिल कर ले। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे देश थे जैसे कि रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये चाहते थे कि बाल्कन का कुछ क्षेत्र मेरे हिस्से में आ जाए। एक शब्द में अगर आप कहें तो बाल्कन के क्षेत्र का जो जमीनी हिस्सा था उसे अपने कब्जे में हड़प करना चाहते थे और ऐसी नीति के लिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने वहां की जो समस्या थी उसको और उलझनपूर्ण बना दिया। ये सभी देश को अपनी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थों के लिए बाल्कन के क्षेत्र में तनाव का वातावरण तैयार कर दिया, जिससे बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव और दृढ़ हो गया। तो इस प्रकार से बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव पनपे, जिसका मैंने 5 कारण आपको यहाँ पर बता दिया। अगर यह प्रश्न आपसे 3 नंबर के लिए पूछा जाता तो आपको केवल 3 कारक लिखना है। अगर यह प्रश्न आपसे 4 या 5 नंबर के लिए बोला जाता है तो आपको 4 या 5 पॉइंट लिखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। नेपोलियन ने जो संहिता लाया था जिसे नेपोलियन संहिता, नागरिक संहिता, यह 1804 की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसकी क्या विशेषताएं थी। नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। सबसे पहला, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार जो है वह समाप्त कर दिया गया। पहले इस बात को समझ लेते हैं, अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं, नेपोलियन फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस के सत्ता पर आया। आप कह सकते हैं कि लुई 16वां के बाद फ्रांस की सत्ता किसी एक बेहतर राजा के पास था तो वह कौन था, नेपोलियन था। और नेपोलियन ने अपने शासन व्यवस्था को बेहतर से चलाने के लिए, शासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ बदलाव किया और वही बदलाव की विशेषता के विषय में यहाँ पर पूछा गया। तो सबसे पहला बदलाव उन्होंने क्या किया, फ्रांस में जन्म पर आधारित अधिकार थे
जो कुलीन वर्ग में जन्म लेते थे वे कुलीन वर्ग कहलाते थे, और उनके पास ज़्यादा अधिकार था, वे टैक्स ले सकते थे, अन्य ढेर सारे उसके पास अधिकार था, उनके पास ज़मीनी थी, जमींदार लोग उसमें जुड़े हुए थे। तो ये सारे विशेषाधिकार जो जन्म पर आधारित था उसे समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष सबको समानता दिया गया और सब पर समान नियम लागू होता है, ये सारे नियम प्रावधान किए गए। संपत्ति का अधिकार जो है उसे सुरक्षित कर दिया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। समानती प्रथा और जो दास प्रथा था, और किसानों को जो भू राजस्व देना पड़ता था या जागीरदारी शुल्क देना पड़ता था, इन सब से मुक्ति दिलाई गई। यानी कि मुख्य रूप से जो किसानों से या मजदूरों से जो बेगार पैसा लेता था या फिर उससे अत्यधिक जो टैक्स लेता था, जो कोई भी टैक्स लेता था या कर लेते थे, उन सभी शुल्कों से उनको मुक्ति दिला देगी। नेपोलियन के काल में यातायात और संचार जो है वह बहुत ही तेजी से विकास हुआ, क्योंकि इस व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा सुधार किया गया था। इसमें मानक मापतोल अपनाया गया। वहाँ पहले मापतोल की एक इकाई नहीं थी, यूनिट नहीं था, और इसके चलते क्या होता, जो वस्तु यहाँ पर 1 kg है, वही वस्तु किसी दूसरे क्षेत्र में जब किसी बॉर्डर को क्रॉस करता था तो वो 2 kg हो जाता था, किसी दूसरे बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद ½ kg हो जाता था। यही माप के साथ होता था। अगर किसी कपड़े की लंबाई 1 मीटर है तो वो किसी दूसरे बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद वो 2 मीटर हो जाता था, और वही लंबाई दूसरे जगह जाने पर वह ½ मीटर हो जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वहां पर जो मानक यानी कि मापने का जो तरीका था वह अलग अलग था, एक समान नहीं था। तो उन सबको अलग कह सकते हैं खत्म करके एक मानक मापतोल का चलन किया गया, और वहां पर मुद्रा जो है नई मुद्रा का चलन किया गया। वहां पर 30 से ज़्यादा मुद्रा चलती थी, जिसके चलते लोगों को जो खरीद बिक्री या व्यापार में दिक्कतें होती थी, इन सबको खत्म करके 1 या 2 मुद्रा के आसपास लगभग जो है, मुख्य रूप से आप कह सकते हैं इन सभी मुद्रा को खत्म करके मुद्रा की संख्या 2 कर दी और एक नई मुद्रा का प्रचलन किया। ये सब किसने किया? नेपोलियन ने किया। वस्तुओं और पूंजी के राष्ट्रीय आवागमन में सहूलियतें दी गई, ये सारी चीजें की गई। यानी कि अब जो आवागमन था, चाहे राष्ट्रीय हो या कह सकते हैं राष्ट्रीय आवागमन जो है वह चाहे वस्तुओं का हो या पूंजी का हो, उसमें बहुत ज़्यादा छूट दी गई, सहूलियतें दी गई, और ये सब किसके काल में हुआ था? नेपोलियन के शासनकाल में हुआ था। तो नेपोलियन जब आए थे उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए थे। इसलिए एक प्रश्न इसमें यह आता है कि वियना संधि क्या है? वियना संधि क्या है? आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसके विषय में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ यही इसी से प्रश्न बनता है, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिए थे, और जब नेपोलियन चला गया तो नेपोलियन इतना क्रूर शासक था कि नेपोलियन द्वारा जितने भी बदलाव किए गए उन सबको खत्म करने के लिए वियना संधि का आयोजन किया गया था, जिसमें यूरोप के सभी शक्तिशाली जो देश थे वो मिलते हैं और आपस में एक संधि करते हैं, और नेपोलियन द्वारा जितने भी बदलाव किए गए थे उन सबको खत्म कर देते हैं। और ये किसके तहत किया जाता है? नेपोलियन संधि के द्वारा किया जाता है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वियना संधि में क्या क्या हुआ था, और इससे भी प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। फिलहाल हम लोग इस प्रश्न पर बात करते हैं कि इटली के एकीकरण में विभिन्न व्यक्तियों का योगदान था, जैसे कि विक्टर एमेनुअल का योगदान था, मंत्री प्रमुख काउर का योगदान था, जोसेफ गैरिबाल्ड की भूमिका थी। तो इन सब पर चर्चा कीजिए कि उनकी क्या भूमिकाएं थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विक्टर एमेनुअल द्वितीय, जिनका नाम विक्टर एमेनुअल द्वितीय था। इनकी क्या भूमिका थी? तो 1861 में रोम और वेसनिया को छोड़कर समस्त इटली के इतालवी पार्लियामेंट के प्रतिनिधि ट्रिवन में एकत्रित हुए, और उन्होंने इटली के राजा के रूप में विक्टर एमेनुअल द्वितीय के चयन को विधिवत स्वीकार किया। इट मीन्स विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने रोम और वेनेसिया को छोड़ करके और पूरे इटली के लिए वो राजा बने, ताकि पूरे इटली को क्या कर सके? एकीकृत कर सके। इन सब में मंत्री प्रमुख काउर की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। काउर ने 1858 यानी कि 1858 में पीडमोंट का वह मंत्री प्रमुख था, और उसका मुख्य लक्ष्य था ऑस्ट्रिया से इटली का जो उद्धार है उसको प्रभावित करना था, ताकि ऑस्ट्रिया का प्रभाव इटली पर ना रहे। एक और बात कही जाती है काउर के लिए कि काउर ना तो क्रांतिकारी थे और ना ही वो लोकतंत्रवादी थे। आप इस तरह से कह सकते हैं कि ना ही वो क्रांति में विश्वास रखते थे और ना ही वो लोकतंत्र या प्रजातंत्र में विश्वास करते थे। फिर भी उन्होंने इटली की वास्तविक निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, इसीलिए इसे इटली का वास्तविक निर्माता माना जाता है। उसने फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिक गठबंधन बनाया, कूटनीति रच के उन्होंने, और इसी के माध्यम से 1859 यानी कि 1858 में ऑस्ट्रियाई सेना से युद्ध किया, और उस युद्ध में ऑस्ट्रियाई सेना को परास्त कर दिया, और अंततः उनको सफलता प्राप्त हुई
इटली को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराने में, और इसमें साथ किसने दिया था? फ्रांस ने साथ दिया था। एक और व्यक्ति आता है जोसेफ गैरिबॉल्डी। गैरिबॉल्डी की भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। इन्हें रेड शर्ट नामक क्रांतिकारी आंदोलन का नायक भी कहा जाता है। सन 1868 यानी कि 1867 में दक्षिणी इटली जो दो सिसिलियो यानी कि दो मिडियो की राजधानी थी, उसमें पद यात्रा किया यानी कि पैदल चल के सोन के नील गेलियों को हटाने के साथ साथ स्थानीय कृषकों का भी समर्थन पाने में वो सफल रहे, और इस प्रकार से जो दक्षिणी भाग था वह भी इटली में मिल गया। और इन तीनों के बेहतर प्रयास और अथक प्रयास के चलते आज इटली क्या है, एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा। तो ये इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इस पर प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे इसी प्रश्न को अगर शॉर्ट में पूछा जाएगा, संक्षिप्त में लिखने के लिए बोला जाएगा कि संक्षिप्त में वर्णन करें इटली के एकीकरण को, तो हम लोग इतने बड़े नहीं लिखेंगे, इसे छोड़ा करके लिखेंगे, जो इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करें, तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की प्रक्रिया सिर्फ फ्रांस जैसे देशों में ही सीमित नहीं रही, बल्कि यूरोप और इटली में भी जोरदार हुई। आइए देखते हैं यह किस प्रकार से संपन्न हुई। इस तरह से आपको शुरुआत करना है और पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहले इटली की दशा कैसी थी? इटली अनेक राज्य एवं बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग में बटी हुई थी, जिसको एकीकृत करना बहुत ही कठिन काम था, परंतु इसको संभालने की क्रिया, इसको जोड़ने की क्रिया, वहाँ इतालवी राज्य को जोड़ने का काम वहाँ के शासक विक्टर पर आई और उन्होंने इसको संभाल लिया। जैसा कि हमने पिछले कहानी में पढ़ा कि किस प्रकार से विक्टर एमेनुअल द्वितीय जो राजा था, उन्होंने क्या किया, इसकी बात इटली के एकीकरण को अपने हाथ में लिया। फिर इसमें मंत्री प्रमुख काउर और विभिन्न जो क्रांतिकारी नेता थे उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, और उन सभी ने अपने विवेक और कूटनीतिक संबंधों के जरिए इटली को बेहतर तरीके से जोड़ करके एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण किया, और अंत में 1861 यानी कि 1861 में विक्टर एमेनुअल द्वितीय को सम्राट बनाया गया, और इस प्रकार से एकीकृत इटली का निर्माण हुआ। तो यह था इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन। पीछे हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब एक प्रश्न आता है कि 1815 यानी कि 1815 के वियना संधि का क्या उद्देश्य था? 1815 की वियना संधि के बताए इसके प्रमुख प्रस्ताव व व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि 1815 की जो वियना संधि थी वो क्या था, पहले आपको ये बताना है, और उसका उद्देश्य क्या था, ओके, और उसमें क्या क्या प्रस्ताव किया गया था, कौन कौन से व्यवस्था किए गए थे, इस सब का भी वर्णन करना है। देखिए 1804 में नागरिक संहिता आता है और 1815 में कौन आ जाता है, वियना संधि आता है। यानी कि नेपोलियन का शासनकाल बहुत ही कम था। नेपोलियन जो है वह वाटरलू की लड़ाई में पराजय हो जाती है, वाटरलू की लड़ाई में उनका हार हो जाता है, और जैसे ही पराजय होता है, पराजय के पश्चात उन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया जाता है, यानी कि निष्कासित कर दिया जाता है, देश से पूरी तरह भगा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, तत्पश्चात ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जो जगह का नाम है, यूरोप की विजयी शक्तियां यानी कि जो शक्तियां विजय हुई थी वह सारी शक्तियां क्या होती है, एकत्रित होती है, यानी कि मिलती है। कब मिलती है? 1815 में। 1815 में वो मिलती है, और इसी को बोला जाता है वियना संधि। बहुत ही आसान है। वियना संधि क्या है? नेपोलियन के पराजय के बाद जो शक्तियां जीती थी, यूरोप की जो शक्तियां विजय हुई थी, वह 1815 में वियना शहर में मिलती है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और इसी यहाँ पर एक संधि होती है, और इसी संधि को हम क्या बोलते हैं, वियना संधि के नाम से जानते हैं। उद्देश्य क्या था इसका? यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया। उद्देश्य था यूरोप के उस मानचित्र को पुनर्व्यवस्थित करना जिसे नेपोलियन ने अपने युद्ध और विजयों से उलट पुलट कर दिया था। यानी नेपोलियन जब आया था, उन्होंने तरह तरह का बदलाव किया और उन्होंने यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों को जीत लिया था और मानचित्र में बदलाव कर दिया था। यानी कि जीत करके कह सकते हैं फ्रांस का क्षेत्र इतना बड़ा था तो उसको बढ़ा दिया गया, तो उसको मिला देने के बाद फ्रांस का नक्शा बदल गया। अगर इधर बढ़ाया तो इधर से नक्शा बदल गया। तो इस प्रकार से मानचित्र बदलने का मतलब पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, जिसको पुनर्व्यवस्थित करना था, और यही उद्देश्य था वियना संधि का। अगर आपसे एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वियना संधि का क्या उद्देश्य था, तो आपको ये वाला बीच वाला लाइन आपको सिर्फ लिखना था। अब इसमें इसका क्या कह सकते हैं, प्रस्ताव क्या था, ये आपको बताना है। तो इसके तहत निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। सबसे पहले उत्तरी नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना की गई। दक्षिण में जेनेवा को पीडमोंट के साथ मिला दिया गया। प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए, यानी कि पश्चिम का जो क्षेत्र नेपोलियन कब्जे में ले लिया था वो क्षेत्र इसको दिया गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया।
ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। तो इस प्रकार से नए नए परिवर्तन किए गए और ये किसके तहत हुआ था? वियना संधि के तहत किया गया था। एक प्रश्न और है, और ये प्रश्न पूछता है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे? तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और विभिन्न कारणों पर चर्चा भी बहुत ज्यादा हो सकती है, इसीलिए हम इसे केवल शॉर्ट में लिख के आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आप इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला उत्तर है जनता पर अत्याचार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वहां का शासक कैसा था? निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन व्यवस्था के चलते क्या हो रही थी? जनता पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा था। जनता को कोई कह सकते हैं परवाह नहीं कर रहा था, जनता की कोई परवाह नहीं कर रहे थे और इसी अत्याचार के चलते लोगों में जो है क्रूरता की भावना उत्पन्न हो गई। लोग एक दूसरे से, या प्रजा और राजा जो एक दूसरे से द्वेष करने लगे, चिढ़ने लगे और इस प्रकार से जनता का आक्रोश या जनता पर अत्याचार ही पहला कारक बनता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का। दूसरा कारण है निरंकुश शासन व्यवस्था। शासन तो निरंकुश था ही, साथ ही साथ वहां की शासन व्यवस्था भी निरंकुश थी। एक उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे कि टैक्स देना था, टैक्स देने के लिए क्या सभी नागरिकों को टैक्स देना चाहिए, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था, केवल तृतीय स्टेट का जो नागरिक था वही कर देता था। ये क्या? ये एक निरंकुश शासन व्यवस्था जो क्रूरता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से वहां की शासन व्यवस्था बिल्कुल ही ठप थी, निरंकुश थी, जिससे एक खास जाति वर्ग के लोगों को क्या लगता था? गुस्सा लगता था, उसे बेहतर पसंद नहीं लगता था और इसी शासन व्यवस्था के चलते क्या हो रहा था? वहां पर यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पन्न होती है। अब आता विचारधारा का प्रसार। उदारवादी विचारधारा का जब प्रसार होने लगा, यानी कि नए नए सोच जब विकसित होने लगे, तो रूढ़िवादी जो धारणा है वह दबती चली गई, जिनका मानना था कि जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे हो, लेकिन अब लोग तेजी से विकास करना चाहते थे। लोग अत्याचार और क्रूर निरंकुश शासन व्यवस्था को नहीं सहना चाहते थे, इसमें बहुत ही जल्द परिवर्तन चाहते थे और ये जब विचारधारा आया तो लोगों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया और इसी के चलते यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर बनने लगी। स्वतंत्रता समानता जैसा शब्द ये पहले नहीं था। समानता से आप समझ सकते हैं कि केवल तृतीय स्टेट को कर दे टैक्स देने की बात, ये क्या समानता है? नहीं, यानी कि यहाँ पर समानता वाली बात आने लगी, बंधुता पर नारा लगने लगा और ये सभी विचार के साथ साथ एक शिक्षित वर्ग आते हैं जो इन विचारों को बहुत ही तेजी से फैलाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? मध्य वर्ग बोलते हैं। और ये मध्य वर्ग अपने विचारों को फैलाते ही नहीं बल्कि ये पढ़े लिखे होते हैं तो इन पर जोर भी देने लगते हैं। तो इन सभी कारणों से क्या होता है? यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उभरती है और ये राष्ट्रवाद क्या होता है? अंत में हमारे लिए भी फायदेमंद होता है। ये फ्रांस से निकल करके भारत में आता है और भारत में भी राष्ट्रवाद की लहर तेज हो जाती है, जिससे भारत क्या होता है? आजाद हो जाता है। और ये कहानी हम लोग पढ़ते हैं तीसरे चैप्टर में, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये था यहाँ का क्वेश्चन आंसर वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा, ये पार्ट 2 है। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अंत तक इस वीडियो को देखा और अगर आपको लगता है कि 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर भी हम अपलोड करें तो वो आप हमें बोले कि सर, कॉमेंट में आप बोले कि सर 2 मार्क्स, ओके ना? 2 मार्क्स आपको सिर्फ कॉमेंट में लिखना है, हम खुद समझ जाएंगे कि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर भी चाहिए। तो ये था वीडियो का अंत। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे या अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें और मुझसे किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल पर बेस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, जहाँ पर सोशल साइंस, मैथ और हिंदी ग्रामर का बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।